नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखने के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम फॉर द फाइनेंशियल सेफ्टी। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके बारे में, और उससे जो रिलेटेड और भी जो बीमा योजनाएं हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स कर जो हमारी सरकार द्वारा हमारे नागरिकों एवं कंपनियों से लिया जाने वाला वित्तीय शुल्क है, उसको हम टैक्स कहते हैं। तो टैक्स का यहाँ जो स्टेटमेंट है वो सामान्य रूप से सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी पर वित्तीय शुल्क लगाना ही हमारा टैक्स कहलाता है। देश में जो हमारी कर की कंडीशंस हैं उनको जो है हमारा गणना या जो कैलकुलेशन है कौन यूज़ करेगा, किस तरीके से आप टैक्स देंगे, उसकी जो डिसीज़न है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के अंदर जो हमारा राजस्व विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। यानी कितना टैक्स किस आदमी के ऊपर लगेगा, उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है या किस कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, वो हमारा वित्त मंत्रालय जो है वो उसका जो राजस्व विभाग है वो डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके से राजस्व को कलेक्ट करना है और किस तरीके से टैक्स इम्पोजेस करने हैं हमारे नागरिकों के ऊपर, और साथ में जो हमारी कंपनियां हैं, उद्योग जगत है, उनके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगाना है। टैक्स का जो यूटिलाइजेशन है वो सरकार देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए करती है। यानी उसको जो जीवन स्तर यानी जो आपका जीवन स्तर यापन है, जो जीवन यापन आप करते हैं उसके स्तर को उठाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए, जो उसके लिए आपसे वो सरकार टैक्स लेती है। टैक्स सिर्फ सरकार का एक अधिकार ही है जिसके माध्यम से वो जो है मूलभूत सुविधाओं को आपको देने के लिए जो है मनी को कलेक्ट करती है, और जो भी परियोजनाएं आपकी सरकार जो चला रही है उन परियोजनाओं के लिए जो आय का उत्पादन है या किस तरीके से आपको आय उसमें जो है लगनी है, वो आय उसके लिए जो सरकार को जो आय है, क्योंकि सरकार के पास कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका टैक्स और डिफरेंट टैक्सेस हैं जो हमारे विभिन्न नागरिकों एवं उद्योगों से लिया जाता है। तो वो जो परियोजनाएं हैं उनमें जो आय लगनी है उत्पादन के लिए जो देश के नागरिकों पर लग रहा कर है वही आपकी उसके लिए जो वैल्यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड अ टैक्स। तो ये बेसिक जो मोटिव है हमारा टैक्स का वो है हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, और हमारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं या बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो फंडिंग है वो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए हमसे वो टैक्स लेती है जिन भी सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में जो भी लेवी टैक्स है, जो टैक्स हमारा लगा रहा है, सरकार का अधिकार है। सरकार को इसका अधिकार है कि वो किसी भी तरीके का टैक्स हमारे पर लगा सके। लेकिन ये अधिकार किसके माध्यम से मिला है? ये अधिकार अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के तहत इसको राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों को दिया गया है कि वो जो भी टैक्स है वो लगा सकती हैं कि अपने नागरिकों के ऊपर, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और उसको जो है सुदृढ़ बनाने के लिए किसी भी तरीके के टैक्सेस को लगा सकती है। तो देश के भीतर लगाए गए सभी करों को जो ये टैक्सेस हमारे लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से इम्पोज होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो जो देश के भीतर जो भी टैक्स हमारे लग रहे हैं वो राज्य विधानमंडल एवं संसद द्वारा पारित एक अनुरक्षण कानून के तहत समर्थित होना आवश्यक है। यानी ये जो है संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा ही पारित होगा, तभी वो टैक्स हमारे नागरिकों और जो है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगाया जा सकता है। बगैर इसको पारित किए हमारे वो टैक्सेस हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। टैक्सेस के प्रकार की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे दो तरीके के टैक्सेस को देते हैं। दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम आज देते हैं। दोनों करों का जो क्रियान्वयन है वो में अंतर होता है, यानी दोनों का जो ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग वर्क है, वो हमारी दोनों अलग हैं। कर की अगर हम प्रकार की बात करें तो एक हमारा प्रत्यक्ष कर है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली देते हैं, दूसरा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर।
जो प्रत्यक्ष कर है उनको हम सीधे ही भुगतान करते हैं। सीधे भुगतान करने का तात्पर्य यहाँ पे जो है यह है कि जो भी इनकम या जो भी हम टैक्स है वो डायरेक्ट हम पे कर देते हैं, उसको उसके माध्यम टैक्स को हम पे कर देते हैं सरकार को, और बाद में हम उसका कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, जब आप किसी कार्य के, जो भी आप कार्य, जिस कार्य में आप दक्ष होते हैं उस कार्य के लिए कोई कंपनी आपको पेमेंट करती है और वो कंपनी आपसे कुछ टैक्स पहले से काटती हुई चलती है, जिसे हम टीडीएस कहते हैं। वो जो टैक्स होता है वो सीधे सीधे सरकार को हम दे देते हैं या कंपनी उसको दे देती है, और बाद में आप उसका एक्चुअल कैलकुलेशन करके उसका रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो टैक्स आप दे रहे हैं, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं इनकम, आपकी इनकम के लिए, यानी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को, यानी आप अपनी योग्यता के अनुसार जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए जो टैक्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर वो ही है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स है और वेल्थ टैक्स भी आता है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो जो उद्योग जगत जो हमारे कार्य करने के लिए अलग अलग राज्यों में कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है। फॉर एग्जांपल आपका बैंगलोर है या मुंबई है, जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे होते हैं वो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप कॉर्पोरेट जगत में जो भी है, इंडस्ट्रीज़ में जो आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या जो भी आपकी इनकम हो रही है, उसका कुछ हिस्सा हमारी सरकारों को हमें देना होता है। वो टैक्स भी हमारे सर्विसेज में से ही काटा जाता है। इसके अलावा वेल्थ टैक्स है जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे टैक्स की, यानी जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर यानी जो हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हम देते हैं, उन टैक्स को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कुछ टैक्स हम अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा जीएसटी। जीएसटी हमारा जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, जो कि हमारे उद्योग जो भी जीएसटी का जो मेन मोटिव है वो है इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका वो टैक्स वो डायरेक्ट आदमी नहीं देता है, वो कंपनी देती है जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, वो उसको नहीं देती, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से इस टैक्स को लिया जाता है। इसके अलावा हमारा एक्साइज़ ड्यूटी है। एक्साइज़ ड्यूटी भी हमारा जो टैक्स है वो हमारा यूज़ होता है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो हमारी सरकार जो डिपार्टमेंट है जो हमारा इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जहाँ से हम टैक्स अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो साइट है वो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये डिपार्टमेंट, जहाँ से हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है या हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो बेसिक वेबसाइट है वो हमारी इनकम टैक्स india.gov.in है, जहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ से आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट इस टैब के अंदर जाके आप डिफरेंट ऑप्शंस को मदद से अपने टैक्सेस को यूज़ कर देख सकते हैं कि कितना टैक्स आपकी लाइबिलिटीज़ बन रही हैं, उन टैक्सेस को आप दे सकते हैं। कंपनीज़ के लिए अलग ऑप्शंस हैं, ट्रस्ट के लिए अलग है, नॉन रेजिडेंशियल्स के लिए अलग है, और टैक्स डिटेक्टर्स आपके अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप अलग अलग कंडीशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जो लॉज में, वो आपको यहाँ पे न्यूज़ के अंदर आते रहते हैं। टैक्स के इंफॉर्मेशन और सर्विसेज, यानी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी टैक्स से रिलेटेड है उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, यानी सर्विसेज के बारे में, तो वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टैक्स टूल है, टैक्स ट्यूटोरियल है आपका, और टैक्स की जो टेबल्स आपकी हैं या टैक्स ऑफिसर्स हैं, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लॉज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्स लॉ एंड रूल्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है। जो भी सर्कुलर्स आपके आते हैं गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा जो सर्कुलर्स निकाले जाते हैं वो टैक्स से रिलेटेड, वो सारे नोटिफिकेशंस आपके यहाँ आ जाते हैं। जो आपका सरकार बजट बनाती है उन बजट्स की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। बिल्स एंड डायरेक्ट टैक्स कोड्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो एक्ट्स हैं जिनके तहत आपको छूट मिल सकती है, और रूल्स हैं जिनमें आपको छूट या जो भी कंडीशंस हैं जिनके तहत आपको ये जो है टैक्स प्रोवाइड करना होता है, वो उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल्स मिलती है। इस साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में भी पता लगता है कि यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं और जो है फ़ॉरेन में बिज़नेस कर रहे हैं तो भारत सरकार को उससे किस तरीके से आप टैक्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वो आपके यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में मिलती हैं।
टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस में बेसिकली दो तरीके के स्लैब्स हमारे चलते हैं, सॉरी तीन तरीके के स्लैब्स चलते हैं। एक नॉर्मल पर्सन्स के लिए चलता है, दूसरा हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए चलता है, और तीसरा जो होता है वो 80+ के जो पर्सन्स हैं उनके लिए, उनकी स्लैब्स के बारे में। तो वो सारी डिटेल्स और रूल्स जो हैं ये हमारे टैक्स रूल्स लॉ के अंदर अवेलेबल होते हैं कि किस तरीके से आपका टैक्स कितना परसेंट आपका कटेगा, कितना परसेंट एक इंडिविजुअल के लिए कटेगा, उसके बारे में यहाँ पे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। टैक्स की फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग सेक्शन में जाना होता है, यानी ई फाइलिंग साइट से आप डायरेक्टली टैक्स जो है ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप उसको पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूल्स हैं, ITRs किस तरीके से दाखिल कर सकते हैं, नए जो ITRs हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिलती है। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपना, अगर यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो नया रजिस्ट्रेशन कर लें, यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हैं रजिस्टर्ड यूज़र्स के माध्यम से। आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे नंबर रजिस्टर करते हैं और उसके माध्यम से आप लॉगिन करते हैं। यदि आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ रीसेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चूँकि जो है सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे भारत सरकार ने एक सुविधा यह भी दी है कि आप अपने आधार कार्ड्स को अपने टैक्सेस के लिए लिंक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ पे आप पहले अपना आधार कार्ड लिंक करेंगे, उसके उपरांत ही आप यहाँ पे लॉगिन करके अपने टैक्सेस को फाइल कर सकते हैं। जो टैक्सेस आप पे करते हैं वो टैक्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। टैक्सेस के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है कि फाइनेंशियल ईयर में आप अभी से पहले से ही अपनी प्लानिंग बना सकते हैं कि कौन सा टैक्स आपको, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर विद फाइनेंशियल ईयर आपके पास अवेलेबल होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप जो पैसा आप कमा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन, आप अपना अमाउंट ऑफ एक प्रिडिक्टेड कैलकुलेट करके आप अपना टैक्स पहले से पे कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेटर यहाँ से आप उसमें इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो भी आपने रिटर्न फाइल किया है या वेरीफाई करना चाहते हैं रिटर्न की फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। फॉर्म 26AS यानी जो भी टैक्स आपकी कंपनी द्वारा आपको काटा गया होगा वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फॉर्म 26AS के माध्यम से आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वित्तीय सुरक्षाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भारत सरकार द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को जो है क्रियान्वित किया गया है। हाल ही में कुछ नई योजनाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो वित्तीय सुरक्षा में आपकी मदद करती है उसके लिए बारे में हम यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहली वित्तीय योजना की बात करते हैं, जनधन योजना से मिली बैंकिंग सुविधा, यानी जो भी जो बैंकिंग है, पहले हमारे गरीब संवर्ग के लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाती थी, उनको खाता खुलवाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो प्रधानमंत्री ने जो है 15 अगस्त को जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना को जो है घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इसकी क्रियान्वित पे कार्य पे शुरू हुआ। इसमें जो है गरीब लोग जितने भी थे उनके लिए जो है यह योजना थी, वो अपना बैंक खाता खोल सकते थे। अभी तक जो है इसमें टोटल 39 करोड़ जो है जनधन खाते हमारे देश में खोले जा चुके हैं, बैंकिंग्स में खोले जा चुके हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ऑफ फिंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात करें कि जो हमारी 14 से 17 के बीच में जो खाते हमारे भारत में खोले गए वो लगभग 55% खाते जो है भारत में खोले गए टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना रही है हमारे देश के में। दूसरी जो है योजना जो चलती है वो है पोस्टल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स की जो योजना है जिसको जो है क्रियान्वित किया गया है। यानी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, चूँकि वो पूरे देश में लगभग सभी जगहों पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो है पोस्टल डिपार्टमेंट को सिर्फ पोस्टिंग के लिए ही नहीं, मतलब लेटर्स के लिए ही नहीं, पोस्ट के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वहाँ पे अब बैंकिंग की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है। 650 शाखाओं में लगभग 3250 एक्सेस पॉइंट के माध्यम से जो है इंडिया पोस्ट ने बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ किया हुआ है, दिया है, जिसका शुभारंभ किया गया, जो कि गरीबों तक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अधिकतर भारत के जो अधिकतर नागरिक है वो ज़्यादातर बैंक्स के अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट में अपने खातों को खुलवाता है या सेविंग्स को, स्कीम्स को लगाता है।
अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया गया। इस योजना के तहत बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि जो भी पर्सन हमारे बैंक्स में खाते रखते हैं जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष की आयु की है, उन लोगों को उन सभी लोगों के लिए यह योजना है जो 1 जून से 31 मई तक की कवरेज की अवधि के लिए यह योजना शुरू की गई। यानी ये जो इसमें है कवरिंग क्या है कि जो भी जिनके भी बैंक अकाउंट जिनकी एज ग्रुप 18 से 70 वर्ष के हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते थे। इस सुरक्षा योजना के तहत आपको स्वतः आहरण की समर्थता होनी चाहिए और साथ में आप 31 मई या उसके पहले आपको यह सहमति देनी पड़ती है कि आप जो है इसमें से आप इस योजना का यूज़ करेंगे। इस योजना के तहत जो है पहली जो शर्त थी इसमें चलाने की वो थी कि हर वर्ष आपको इसका नवीनीकरण करना पड़ेगा। आधार बैंक खाते आपके में जो केवाईसी है वो आपको यहाँ देनी होगी। और इस योजना के अंतर्गत जो लाभ आपको मिल रहा था वो यह था कि यदि दुर्घटना होती है तो या विकलांगता का जोखिम होता है, जिसमें पूर्णतः विकलांगता की बात करते हैं, पूर्णतः मतलब आंशिक विकलांगता नहीं, पूर्ण विकलांगता होती है, तो यहाँ पे आपको सरकार द्वारा 2 लाख का रिस्क कवर आपको दिया जाएगा, कवरेज आपको दिया जाएगा। यदि आपको आंशिक विकलांगता होती है तो इस पर जो है आपको जोखिम में 1 लाख का कवर यहाँ प्रोवाइड करेगा। ये जो अमाउंट है, ये जो इसके लिए जो ये प्रीमियम जो आपको इसके लिए पे करना पड़ता है वो है कुल 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम भुगतान कटौती की जाएगी। ये 12 रुपये की कटौती स्वतः ही बैंक के माध्यम से आप जब सहमति प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो सहमति देने के उपरांत जो आपकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में से कट जाएगा। वो जो अमाउंट होगा वो 12 रुपये होगा और 12 रुपये वार्षिक के आधार पर आपको दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। और इसका जो प्रीमियम है वो एक बार साल में एक बार ही जमा किया जाएगा। साथ ही साथ यह योजना सिर्फ बैंकों के में ही नहीं, बीमा कंपनियों में भी इसको चलाया, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है कि बीमा कंपनियों को भी उनकी यही सहमति होनी चाहिए, सहमति होगी कि जो बैंकों द्वारा जो कंडीशंस लगाई गई हैं उनकी शर्तों पे जो बीमा कंपनीज़ हैं, जो चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो या अन्य बीमा कंपनियां हैं, उनको भी बैंकों के सहमति पर ही उन्हीं की शर्तों का अनुमोदन करते हुए उस सेम जो प्रोडक्ट है उसको वो लॉन्च करेंगे। तो ये बेसिक जो कंडीशन थी ये हमारी जीवन बीमा की, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना की थी। इसमें सिर्फ आपका 12 रुपये का अमाउंट ही आपके अकाउंट में से कटता है और आपको इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट और साथ ही साथ आपको जो है हैंडीकैप्ड होने के कंडीशन में, फुल हैंडीकैप्ड होने की कंडीशन में आपको 2 लाख का कवरेज मिलता है और आंशिक रूप से विकलांगता के ऊपर आपको 1 लाख का कवरेज मिलता है। दूसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह भी जो है 18 से 50 वर्षों के आयु के समूह के व्यक्तियों के लिए है। इसको हम PMJJBY भी कहते हैं। इस योजना में जो है आपको जीवन सुरक्षा के साथ साथ आपके जो दुर्घटना बीमा है वो भी इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे ये जीवन सुरक्षा तो देता ही देता है जीवन सुरक्षा में, और साथ में आपको दुर्घटना भी देता है। ये योजना आपकी 18 से 50 वर्ष के आयु के जो वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए है और उनके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और इस योजना से जुड़े अपने खाते को ऑटो डेबिट के लिए सहमति देनी पड़ती है। यानी ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए हर साल, इसका जो प्रीमियम है ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट है उसमें से उतना पैसा आपका डेबिट हो सके। यहाँ पे आपको 2 लाख का जीवन सुरक्षा मिलता है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो ये है कि 1 जून से 31 मई तक की 1 वर्ष की समय अवधि के लिए यह होगा। मतलब ये जो आपके जो लाइफ इंश्योरेंस होगा, रिस्क कवर होगा, वो पूरे 1 साल के लिए होगा। अगले साल यदि आपको करना है तो उसका जो है नवीनीकरण हर वर्ष कराना होगा। यानी आपको हर बार इसको, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा। इस योजना के तहत किसी भी कारणवश यदि आपके बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ये जो कंडीशन थी वो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जो है जो परिवार को जो जोखिम का जो लाभ मिलेगा वो लगभग 2 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे बीमाकृत जिस व्यक्ति का जो बीमा किया है उसकी मृत्यु यदि अचानक हो जाती है तो उसको ये सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके परिवार की सुरक्षा ये प्रदान की जाएगी।
प्रीमियम की यदि राशि की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 330 रुपये है, यानी 330 रुपये मूल्य का जो अमाउंट है वो अभिदाता को देना होता है। अभिदाता यानी जो बीमा करता है उसको जो है देना होता है, और रिस्क कवर उसका कवर होता है। दूसरा, ये प्रत्येक वर्ष समावधि के मतलब 31 मई को या इससे पहले इस जो है उस ये ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो 330 रुपये की भी है, और साथ ही साथ आपको जो अमाउंट है वो ऑटो डेबिट की कंडीशन आपकी लगी होनी चाहिए आपके अकाउंट में। ये दो मेजर कंडीशन होनी ही कंपलसरी है। यह योजना जीवन बीमा निगम तथा अन्य सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो बीमा योजना है, ये जो योजना चल रही है ये बैंकों के माध्यम से चलाई जाने वाली थी, लेकिन चूंकि बीमा कंपनियों ने भी इसमें जो है सहयोग प्रदान करने की बात की, तो जो कंडीशंस थी बीमाकर्ताओं के द्वारा जो उद्देश्य का पूर्ण था वो बैंकों के इन्हीं शर्तों के साथ में बैंकिंग के अलावा भी जो है जीवन बीमा कंपनियों द्वारा भी इस योजना को चलाया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला हम बात करते हैं जो कवर अंडर द लाइफ कवर जो होता है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सा लाइफ कवर भी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जनधन योजना के जो अकाउंट्स है वो हमारे खोले गए थे शुरुआत में। प्रधानमंत्री ने जो है अगस्त 2014 में इस योजना को का शुभारंभ किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस योजना के साथ में यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिला है कि आप जो है जनधन खाता तो खुलता ही खुलता है, साथ में आपको यहाँ पे दुर्घटना जो है बीमा सुरक्षा भी आपको इसके साथ में मिलती है। इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषणा की उसमें इन्होंने यह व्यक्त किया कि वित्तीय सेवाओं के लिए, मौलिक सेवाओं के लिए इस चीज़ की घोषणा की कि हम यहाँ पे सभी गरीब वर्गों के जो लोग हैं उनके लिए हम बैंक खाता खोलेंगे, और साथ में साधारण खाते के साथ साथ हम यहाँ पे उनको एक रुपए डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे। रुपए डेबिट कार्ड के साथ साथ यहाँ पे इसमें एक कंडीशन ये दी गई कि आप जो है दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको उसमें मिलेगा। दुर्घटना बीमा में जो कंडीशन है यहाँ पे जो भी पेमेंट होना है प्रीमियम का वो जो है आपको सरकार द्वारा ही ये पेमेंट किया जाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमित व्यक्ति को किसी भी कारण की मृत्यु के मृतक के परिवार को 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। तो ये जो है 30,000 रुपये का तो बेसिक कंडीशंस दिया ही जाता है, और इसके साथ में आपको यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड, बैंकों के रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। 1 लाख का जीवन बीमा दिया जाता है, पूरक में दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है, और जीवन बीमा में 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी दिया जाता है। जीवन सुरक्षा की घोषणा की हुई है। ये योजना जो है उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है। और इसमें जो है जो बीमा का जो अमाउंट है वो स्वयं नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए ये इसको जो है प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया है। यहाँ पे जो इस योजना में, जनधन योजना में जो जीवन सुरक्षा मिल रहा है उसका प्रीमियम भी हमारी भारत सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के सारांश की ओर बढ़ते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पे टैक्स के बारे में बताया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया है, जो फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में मैंने बात की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और जो है अन्य भी कई सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री के जनधन योजना है, और भी जो योजनाएं हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की योजनाएं, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बैंकिंग पोस्टल किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की। संदर्भ प्रयुक्त मैंने जो भी कंटेंट यूज़ किया वो आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक से लिया, साथ में मैंने जो डेटा यूज़ किया है वो PMJDY से लिया है और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में लिया है। आज मैंने आपको कार्यस्थल प्रशिक्षण पर दक्षता के ऊपर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।